हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति पर चर्चे का पार्ट 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 6 to 10 प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम इस वीडियो में 11वें राष्ट्रपति से लेकर के अभी तक जो हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके अचीवमेंट के बारे में जानेंगे हमारे मुकेश साहनी सर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। तो सर, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 5वें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करी थी। पार्ट 2 में हमने 6 to 10 प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 11वें राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन करने से। आज हम जानेंगे कि आपसे ये जानेंगे कि 11वें राष्ट्रपति हमारे कौन थे, उनकी क्या अचीवमेंट रही। तो आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि हमारे जो 11वें प्रेसिडेंट थे वो कौन थे और उनके अचीवमेंट्स क्या थे। देखिए, अभी तक की चर्चा हम लोग की जो रही है, यात्रा हम लोगों ने प्रारंभ करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, उनका स्थान लिया डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने, उनका स्थान लिया श्री वी गिरी जी ने, उनका स्थान लिया श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी ने, उनका स्थान लिया श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने, उनका स्थान लिया श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने, ज्ञानी जैल सिंह जी का स्थान लिया श्री आर वेंकट रमन ने, और आर वेंकट रमन जी का स्थान लिया श्री शंकर दयाल शर्मा जी ने। श्री शंकर दयाल शर्मा जी का स्थान लिया श्री के आर नारायणन जी ने। तो अब हम लोग के जो 11वें प्रेसिडेंट हैं, यानी श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए और ये देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो गैर राजनीतिक यानी नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट हैं। इनको अपना उम्मीदवार एनडीए की सरकार ने बनाया था। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और उनकी सहयोगी जो पार्टियां थी उन सभी पार्टियों ने मिलकर के अपना कैंडिडेट एक वैज्ञानिक को बनाया और कई लोगों का इनको समर्थन भी था। इसके पहले कई प्रधानमंत्रियों में वो वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम भी कर चुके थे। तो 11वें राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का कार्यकाल रहा 2002 से लेकर के 2007 तक उनका कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे वो राष्ट्रपति बने थे और ये भी सुनने में आता है कि जो अपोजिशन में पार्टी थी उन्होंने भी समर्थन दिया था एपीजे अब्दुल कलाम जी को काफी हद तक। काफी हद तक उनका समर्थन रहा, क्योंकि सुनने में आता है कि हमारे एक उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके सुप्रीमो श्री मुलायम सिंह यादव जी का ये मानना था कि अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति के पद पर लड़ाना चाहिए पार्टियों को मिलकर के। उन्होंने भी समर्थन अपना दिया था। तो कई दलों का खुला समर्थन इनको था, लेकिन चूंकि भारत में 2 गठबंधनें हैं, एनडीए और यूपीए, तो यूपीए ने भी अपना एक प्रतिद्वंदी एक इनका उम्मीदवार उतारा इनके अपोजिशन में, लेकिन काफी अंतराल से वो डॉक्टर श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी विजयी हुए। अच्छा, तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि इन्होंने कभी अपने कार्यकाल में वीटो का यूज किया है? जी, 2006 की बात है। 2006 में इन्होंने भारत सरकार के एक विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। सस्पेंसिव वीटो, ये एक वीटो का टाइप है या इसके बारे में कुछ इलैबोरेट करिए। देखिए, सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो एक ऐसा वीटो होता है जिसका प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेजता है, और यदि सरकार पुनर्विचार के बाद उसको सदन में भेज देती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ओके, अच्छा, तो जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे उनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? देखिए, भारत रत्न तो उनको सरकार ने 1997 में दे दिया था, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो भारत रत्न से नवाजे जा चुके थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। और अभी हमने बताया कि उन्होंने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। सस्पेंसिव वीटो, भारत में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो है: पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, क्योंकि भारतीय संविधान में
किस विधेयक को कब अनुमति देना है इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। सस्पेंसिव वीटो के तहत किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को भेज सकता है राष्ट्रपति, और एब्सोल्यूट वीटो के तहत सरकार की सिफारिश पर किसी विधेयक को लैप्स कर सकता है या किसी विधेयक को रद्द कर सकता है। तो ये 3 वीटो हैं जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सस्पेंसिव वीटो का यूज किया। ओके, अच्छा, अब हम आपसे ये जानेंगे कि हमारे इंडिया के 12th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे और उनकी क्या अचीवमेंट रही। देखिए, अभी हम लोगों ने श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का देखा कार्यकाल, और उनका कार्यकाल एक राष्ट्रपति भवन जो था वो आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। एक ऐसा अध्याय लिखा गया कि राष्ट्रपति जनता से जुड़ करके चलना चाहता है। इसके बाद हमारे इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, एक नया रिकॉर्ड बना। अभी तक तो हम लोग को देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री मिली थी, लेकिन ये जो समय था ये देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने जा रहा है। और इस समय यूपीए की उम्मीदवार के रूप में श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैदान में थी, और ये विजयी भी हुई, और देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ। अच्छा, तो इस जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इससे पहले वो कौन कौन से पद पे आसीन रही। देखिए, इनका राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा रहा है। राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन भी रही, राज्य में राज्यपाल के पद पर भी रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही। तो ये राजनीतिक जीवन में कई इन्होंने उपलब्धियों को प्राप्त किया था, और 2007 से लेकर के 2012 तक का देश का सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद, भारत का प्रथम नागरिक का पद भी उन्होंने प्राप्त किया। तो राजनीतिक करियर लंबा था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, राज्यपाल भी रही, और ऐसी भी मान्यता है कि अपने कॉलेज के दौरान इनको क्वीन ब्यूटी क्वीन का भी इनको अवार्ड मिला था कॉलेज टाइम पे। तो एडवोकेट भी इन्होंने, यानी बैरिस्ट्री भी करी थी, इन्होंने वकालत भी करी थी। तो शुरू से ही प्रतिभावान रही, और कई राजनीतिक इन्होंने कई पॉलिटिकल पोजीशन में इनका हस्तक्षेप रहा था, और कई पॉलिटिकल पोजीशन में ये आसीन रही। एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि ये पहली राष्ट्रपति थी जिन्होंने सुखोई विमान की यात्रा करी थी। सुखोई विमान को चलाने वाली पहली देश की राष्ट्रपति हैं श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अच्छा, तो अब हम आपसे ये जानेंगे कि हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति कौन है और उनकी क्या अचीवमेंट है। देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद चूंकि 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार का सत्ता में थी हमारी, और श्री मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे 2004 से लेकर 14 तक। तो 7 वाले चुनाव में और 12 वाले चुनाव में, इन दोनों चुनाव में उम्मीदवार यूपीए के विजयी हुए। इस बार यूपीए ने जो अपना उम्मीदवार बनाया, पश्चिम बंगाल के एक लाल, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश को और पश्चिम बंगाल को, अपने राजनीतिक जीवन के साथ काफी अच्छा कार्यकाल उनका रहा। और यूपीए ने प्रणब दादा अर्थात श्री प्रणब मुखर्जी जी को अपना उम्मीदवार बनाया, और श्री प्रणब मुखर्जी जी विजयी भी हुए, और विजयी होकर के उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक के अपने कार्यकाल को पूरा किया, और कई उपलब्धियां इनके समय अर्जित की गई। जो इस समय देश में जो सबसे बड़े कर का स्रोत है, अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको भी मान्यता देने वाले राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी रहे हैं। अच्छा, तो जो मिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, इससे पहले मतलब जब प्रेसिडेंट के तौर पे वो नॉमिनेटेड हुए, तो इसके पहले वो किस पद पे थे? देखिए, जब यूपीए ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया तो उस समय ये लोकसभा में सदन के नेता थे। क्योंकि हमने बताया कि यूपीए की सरकार थी, तो यूपीए की सरकार में सदन के नेता थे लोकसभा के। लीडर ऑफ हाउस। हाँ,
अब चूंकि आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें दी हैं, तो उन शर्तों के साथ अगर आप राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गए हैं या निर्वाचित हो गए हैं, तो फिर आपको सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा। या मान लीजिए किसी और संवैधानिक पद पर हैं, तो उसमें से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते नहीं नहीं, चुनाव तो लड़े लेंगे, जीत भी जाएंगे, उसके बाद उसके आपको इस्तीफा बाद देना मतलब जब पड़ेगा। आप राष्ट्रपति के हाँ, पद पे आसीन हो होंगे तब जाएंगे, आप कोई भी अन्य संवैधानिक पद पद को पर आप धारण धारण नहीं नहीं करेंगे। तो वो प्रणब दादा लोकसभा में नेता थे, चुनाव जीते, उस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो अब आप हमें ये बताइए कि भारत देश के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के 14वें राष्ट्रपति, एक बार हम लोगों ने चर्चा किया था, देश में पहले अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति श्री KR नारायणन जी, वो पहले शेड्यूल कास्ट के पहले प्रेसिडेंट। शेड्यूल कास्ट के थे। ये श्री रामनाथ कोविंद जी अपने कानपुर के निवासी रहे हैं, अपने पड़ोसी हैं। हाँ, कह हम सकते लोग हैं। तो चूंकि कानपुर के हैं तो हम लोग बोल सकते हैं। और यहीं से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त करी, कानपुर से ही, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। सरकार ने उनको राजनीतिक करियर में आगे उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया, थोड़ी सी मायूसी भी उनके पास आई, लेकिन संगठन का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, संगठन के प्रति समर्पित रहे। और संगठन के प्रति समर्पित होने का उनको लाभ यह मिला कि वो बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। और बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए जाने के पश्चात 2017 के राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की सरकार ने उनको अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में वो भारत के राष्ट्रपति भी बने। 2017 से लेकर 22 तक का श्री रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रपति बन करके कानपुर नगर का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम और भारत के नाम को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। अच्छा, तो जो मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं उनके बारे में एक जो इनको अपोजिशन में खड़ी थी, यूपीए ने अपना उम्मीदवार जो बनाया था उस समय मीरा कुमार जी को बनाया था जी। तो वो भी फर्स्ट महिला चेयरपर्सन एज ए स्पीकर लोकसभा की जी। मीरा कुमार जी हैं। तो उन्हीं यूपीए ने विपक्ष के तौर पे रामनाथ कोविंद जी के विपक्ष के तौर पे उन्हीं को खड़ा किया था। एक बात और को बताना चाहेंगे आपको, अभी हम लोग जब श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उस समय विपक्ष को लगा किसे हम पोजीशन में उतारें, क्योंकि बड़ा वैज्ञानिक नाम है, मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। तो यूपीए ने अपना उम्मीदवार कानपुर के एक प्रत्याशी को बनाया था, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी को। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था, कानपुर की उम्मीदवार थी, लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा नाम है तो उसके आगे पराजय का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कानपुर के उम्मीदवार के रूप में श्री कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी भी काफी बड़े मार्जिन से डिफीट किया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने करीबन 5 लाख वोट वैल्यू से पराजित हुए थे। लेकिन एक गौरव की बात है हमारे लिए कि कानपुर से कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ। अच्छा, अब हम आपसे जानेंगे हमारे 15वें राष्ट्रपति के बारे में, अर्थात तत्कालीन राष्ट्रपति के बारे में जो इस समय आसीन है, वर्तमान राष्ट्रपति। अभी तक का हम लोग ने जितने राष्ट्रपतियों का अध्ययन किया या जितने राष्ट्रपतियों की उन्होंने चर्चा करी, तो आपने देखा कि कोई शेड्यूल कास्ट का पहली बार रहा, कोई पहली महिला रही, कोई सिख रहे, कोई पहला मुस्लिम रहा, कोई पहला निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो कई हम लोगों ने चीजें दी, लेकिन ये देश के उस प्रत्येक कोने में जहां पे जनजाति लोग निवास करते हैं, ये उनके लिए बड़े हर्ष का विषय रहा है, बड़े गौरव का पल उनके लिए रहा है कि आज हमारे बीच की कोई एक बेटी जाकर के देश के प्रथम नागरिक के तौर पर, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर, गण प्रमुख के तौर पर हमारा मान बढ़ाने जा रहे हैं। और यह काम भी एनडीए की सरकार ने किया, और एनडीए की सरकार ने अपना उम्मीदवार 2022 के राष्ट्रपति के आम चुनाव में श्री
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया। ये पहली अनुसूचित जनजाति की राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला हैं। दूसरी महिला और शेड्यूल ट्राइब की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति या फर्स्ट महिला क्या, शेड्यूल ट्राइब का पहला राष्ट्रपति बनी है। तो ये हमारे 15वें राष्ट्रपति और अब तक जितने भी राष्ट्रपति उनके बारे में डिस्कशन था। हाँ, एक चीज आपको और बताना चाहेंगे सर। जी जी बताइए। कि ये प्रेसिडेंट बनने के पहले ये गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। बहुत सादगी जीवन रहा है, काफी लंबा राजनीतिक इनका करियर रहा है। तो उस दौरान देश के राष्ट्रपति के बनने के बाद काफी हर्ष का विषय होता है, सम्मान की बात होती है। तो इन्होंने उन बेटियों को एक मोटिवेशन दिया है जो देश के प्रत्येक कोने में अनुसूचित जनजाति के रूप में रह रही हैं। भले ही उनको उतने संसाधन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो सपना देख सकती हैं कि अगर आज हमारे 20 से एक बेटी देश के प्रथम नागरिक के तौर पर बढ़ सकती है तो मैं भी बढ़ सकती हूँ। इनका राजनीतिक जीवन की स्टार्टिंग भी बिल्कुल निचले एक तरीके से इलेक्शन से हुई थी, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से, स्थानीय चुनाव से लेकर के आज ये सर्वोच्च पद पे आसीन है। तो हमने आज आपके जरिए एक से लेकर के पूरे 15वें राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन किया और आपने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे अब तक के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।